विजय जी, इस वीडियो में ये कहा गया है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ था, 1,76,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, करीब 10,000 करोड़ का मनरेगा घोटाला हुआ था, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, इटली से मंगाए गए 12 हेलीकॉप्टर की खरीद में 362 करोड़ की दलाली का आरोप लगा था। और इसमें यह भी कहा गया है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की कुर्सी के लिए 12,000 करोड़ रुपए के घूस कांड को अंजाम दिया गया था। और यूपीए सरकार के समय अखबार या फिर कोई भी न्यूज चैनल देखते थे, पढ़ते थे, तो घोटाले और घूसखोरी की खबरें जरूर सामने आती थी। कांग्रेस के घोटालों की ये तो सिर्फ एक झांकी है, अभी पिक्चर बाकी है। तो कहेंगे कि इनके कपड़े उतारने शुरू कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। जनता को वो सब याद दिलाना शुरू कर दिया है जो 2004 से 2014 के बीच में उन्होंने देखा था और भोगा था। सर, ये तो होना ही था ना। देखिए, जहां तक बात है मनमोहन सिंह जी की, पूरी दुनिया को पता है, सबको पता है रिमोट कंट्रोल कहाँ था, मंत्री कौन बनेगा, संतरी कौन बनेगा, कौन किधर पोस्टिंग होगा। ये तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसके अलावा ये सबको पता है कि सर, अगर सरकार में एक कैबिनेट होती है, लेकिन कैबिनेट के ऊपर भी एक कैबिनेट थी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, जिसकी चेयरमैन सोनिया गांधी जी थी। कहने का मतलब यह है कि सर, सबको पता है, इसमें कोई छुपा हुआ रहस्य तो है नहीं। अब समस्या ये थी कि राहुल गांधी जी को आप पीएम बना नहीं सकते थे। सोनिया गांधी, मुझे याद है आज भी, 2014 का वो टाइम, इनफैक्ट 2004 का, जिस समय ये बात चल रही थी कि सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगी या नहीं बनेंगी, मैं उस समय एक बहुत कद्दावर पॉलिटिशियन के पास था। और क्योंकि हम काफी सारे उन दिनों काम कर रहे थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो काफी क्लोज इंटरफेस मेरा ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम के साथ रहता था। यहां तक भी हुआ था, लोग माने या ना माने, मैं आपको अंदर की बात बता देता हूं कि मैं एक डीजी के पास बैठा हुआ था। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सब पहचान जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं एक डीजी के पास बैठा हुआ था। उन्होंने कहा, विजय जी, मेरे पास मेरे कम से कम 50 से 60 सीनियर ऑफिसर्स ये आए हैं कि अगर सोनिया गांधी जी पीएम बनती हैं तो हम रिजाइन कर देंगे। क्या इस देश में एक भी कॉम्पिटेंट आदमी नहीं है जो पीएम बन सके? क्या कांग्रेस एक भी कॉम्पिटेंट आदमी को पीएम नहीं बना सकती? मतलब उस समय वो माहौल था इस देश में। और ये जब उस दिन 3 बार मेरे को लगता है कैबिनेट मीटिंग हुई थी जिस दिन ये फैसला होना था। आप तो खैर पत्रकारिता में एक्टिव थे, आपको मेरे से ज्यादा जानकारी होगी। एक बार सुबह हुई, फिर एक 2-3 बजे के आसपास हुई, फिर 4-5 बजे के आसपास हुई, क्योंकि राष्ट्रपति साहब को बताना था कि भाई पीएम कैंडिडेट कौन है आपका। क्योंकि आपको अगर बुलाया जाएगा शपथ ग्रहण समारोह के लिए, तो उस समय डिले क्यों हो रहा था? मनमोहन सिंह जी का नाम एक कॉम्प्रोमाइज नाम था, ये कोई फर्स्ट चॉइस नहीं थी। आज हम चाहे कुछ भी बोल लें कि नहीं ये बहुत बड़ा त्याग था, ये था, वो था। सर, कुर्सी किसको प्यारी नहीं? अगर त्याग था तो नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं थी, आप गाइड करते रहते कैबिनेट को और पीएम को। तो ये एक तरीका है सर, समाज में अगर आप किसी चीज के ऊपर एलिजिबल नहीं होते हैं तो आपको शहीद घोषित करने का एक हिंदुस्तान में परंपरा है कि जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करते लोग रिस्पेक्ट नहीं देते। तो जब माहौल ये लगा कि शायद जनता और सिस्टम मिसेस सोनिया गांधी को ऐसे प्राइम मिनिस्टर शायद एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आते, उसमें कॉम्प्रोमाइजिंग इश्यू आते, और कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं ये लगा था कि विदेश नीति में अगर मान लीजिए कल भारत ने कहीं लचर नीति अपनाई, और ऐसा होता है विदेश नीति में, कहीं कहीं आपको झुकना भी पड़ता है, क्योंकि जब आप बायलैटरल बातें करते हैं तो हर चीज आप ही की तो नहीं मानी जाएगी, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। तो उस समय ये बात भी चल रही थी, क्योंकि मैं उस समय इंटरनेशनल ट्रेड की एक्टिविटीज में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व था और आज भी हूं।
तब ये चल रहा था कि WTO नेगोशिएशन होंगे, UN में नेगोशिएशन होंगे, बायलैटरल नेगोशिएशन होंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे, तो बहुत कुछ गिव एंड टेक होता है। अगर सोनिया गांधी जी अगर प्राइम मिनिस्टर हो और गिव एंड टेक में भारत को कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाए, और होता ही है, कोई नई बात नहीं है, तो जनता उसको किस रूप में लेगी? क्या लोग ये कहेंगे कि सोनिया गांधी जी ने देश की इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया, ये तो हम पहले ही कह रहे थे? तो बहुत भारी पड़ता कांग्रेस को और सरकार को। एक पैरेलल मत ये चल रहा था ब्यूरोक्रेसी में कि क्या एक फॉरेन ओरिजिन का प्राइम मिनिस्टर इंडियन हितों को खासकर इंटरनेशनल फोरम पे ढंग से नेगोशिएट कर पाएगा या नहीं, और नहीं कर पाया तो उसके परिणाम क्या होंगे? देश में आंदोलन होगा, देश में राजनीतिक अस्थिरता आएगी, क्या होगा? ये इस तरह के बहुत सारे सिनेरियो एनालिसिस हो रहे थे, और मैं फर्स्ट हैंड विटनेस हूं, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा था। बहुत कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है और बहुत सारे डिस्कशंस का मैं हिस्सा रहा हूं, किस तरह से वहां डिस्कशंस चल रहे थे। तो एक स्थिति तो ये है। दूसरी स्थिति ये थी कि भाई आप अगर जा रहे हैं तो बीजेपी और आक्रामक हो जाएगी, तो पॉलिटिकली बहुत डिसाइडिव हो नहीं हो सकता, क्योंकि बीजेपी अगर मान लीजिए हंगामा करे और साइजेबल मेजॉरिटी में थी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अगर कांग्रेस के खिलाफ जो थी वो बीजेपी के साथ मिल जाए और ऑल इंडिया में प्रदर्शन शुरू हो जाए, हड़तालें शुरू हो जाए कि साहब हम फॉरेन ओरिजिन के पर्सन को हम पीएम नहीं मानेंगे, उस स्थिति में क्या होगा? मान लीजिए रेल रोको आंदोलन शुरू हो जाए, सड़कें जाम हो जाए, कुछ और हो जाए, तब उस स्थिति में क्या होगा? तो क्या आप रिजाइन करेंगे या नहीं करेंगे? एक बड़ा दुविधा वाली स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति क्यों बनाई जाए? तो बहुत सोच समझ के फिर कांग्रेस को शायद ये लगा होगा कि हम एक काम करते हैं कि एक बीच का रास्ता निकालते हैं, एक ऐसे आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए जो एक्सेप्टेबल हो समाज को, मतलब जो इंटेलेक्चुअल हो, इमेज क्लीन हो। उस समय इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी तो इंडस्ट्री फ्रेंडली हो, इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर कंट्री, तो मनमोहन सिंह जी का नेचुरल चॉइस था। तो ये सब बातें चल रही थी। ज्यादा एम्बिशियस आदमी नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रणब दा को अगर आप बना देते या किसी और आदमी को आप बना देते वहां पे, या कमलनाथ जी को आप पीएम कैंडिडेट मान लीजिए डिक्लेयर कर देते, तो कांग्रेस में इस बात की चिंता थी कि अगर कोई ऐसा एम्बिशियस और स्ट्रांग हेडेड पर्सन अगर प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो तो हमेशा के लिए कांग्रेस पार्टी को अपने कब्जे में ले लेगा, फिर हमारा क्या होगा? तो बड़े, आपको मेरे से ज्यादा पता है सर, और दर्शकों को भी हमसे ज्यादा नॉलेज होगी क्योंकि बहुतों का बहुत कुछ एक्सपीरियंस होता है, कि बहुत डायमेंशंस देखे जाते हैं। तो ये फिर कॉम्प्रोमाइज हुआ। दिन में 3 बार उस दिन कैबिनेट मीटिंग थी। उसके बाद फिर ये डिसाइड हुआ कि नहीं जी, सोनिया गांधी राष्ट्र हित में अपने इस दावे को छोड़ रही हैं, क्योंकि वो कांग्रेस की अध्यक्षा थी, पीएम बन सकती थी, लेकिन राष्ट्र हित में ये बलिदान दे रही हैं। तो वो तो एक शहीद का दर्जा या एक बिग हार्टेडनेस की भाई देखो हम पावर हंग्री नहीं है। जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस गांधी परिवार इज पावर हंग्री, हम वो नहीं है। हमने तो देखो हाथ में आई हुई पीएम की कुर्सी छोड़ दी, कारण चाहे कुछ भी। और हमने मनमोहन सिंह जी को बनाया है जिनकी इमेज क्लीन है, कॉम्पिटेंट है, जिनका रोल रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में, विच वॉज एक्सेप्टेबल टू ऑल। तो ये स्थिति रही है सर। अब समस्या ये है कि उसके बाद अब मनमोहन सिंह जी की एज हो गई, कांग्रेस में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो सर्वमान्य एक्सेप्टेबल हो। चाहे हम कितना भी कुछ भी बोले, जब तक गांधी परिवार है कांग्रेस एक रहेगी। जिस दिन गांधी परिवार की सत्ता नहीं रही कांग्रेस में, कांग्रेस बिखर जाएगी। ये अपने अपने सब छत्रप जो हैं, जैसे हिंदुस्तान में मुगल शासक था ना, जब तक केंद्र मजबूत था तो उनका शासन रहा। जब बादशाह कमजोर हुआ तो जितने सपा सिलाकार थे अपने छोटे छोटे वो जागीरदार अपने बन गए, अपने आप को राजा डिक्लेयर कर लिया और सब एक एक सूबे के मालिक हो गए। तो ये स्थिति कांग्रेस की भी होगी। तो अब स्थिति मुश्किल है कांग्रेस के लिए। पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बना नहीं, रिवाइवल हुआ नहीं, इलेक्शंस जिसको कहते हैं हम होने चाहिए, अब कहने को कागज पे तो इलेक्शन हो गए, लेकिन आपको और हमको जनता को पता है इलेक्शन का मतलब क्या होता है।
तो ये सब चीजें हैं और प्रॉब्लम ये है कांग्रेस के साथ कि वो बीजेपी का अल्टरनेट जनता के सामने रख नहीं पा रही है कि उनका कैंडिडेट कौन होगा, उनकी पॉलिसी प्रोग्राम क्या होंगे, उनके आने वाले विजन डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे। ये अभी एक खामियाजा है और कांग्रेस को मुझे लगता है एज ए वेल विशर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एक हमें अच्छा ऑपोजिशन होना चाहिए और अच्छे ऑपोजिशन के लिए एक अच्छा विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक अल्टरनेट प्लान होना चाहिए। वो अभी कहीं नहीं दिख रहा।